क्या हो अगर ये वारी खत्म हो जाए तो? दुनिया बड़ा आजकल कॉमनली यूज करती है कि कंफर्ट जोन में मत रहो, कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ। मैं कह रहा हूं नहीं, आपको कंफर्ट जोन में ही होना हो। यहाँ हो सकता है कि आपके ऑडियंस को जो बात मैं कह रहा हूँ वो समझ में ना आए। हमारी वैल्यूज, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, इंटेलेक्चुअल लाइफ एंड सोशल लाइफ, इन सारे चीज़ों में किस तरह इम्पैक्ट आ सकते हैं? जरा डिटेल में बता सकते हो? उन एरिया से जुड़े हुए मेरे बिलीफ क्या है, वो सच है कि नहीं, इस बात से फर्क कुछ नहीं आता। मेरे बिलीफ क्या कहते हैं। Hello everyone, welcome to my podcast on the series of mental health. Today we have our guest Vijay Arora, who is mind coach, NLP master practitioner and cognitive hypnosis therapist. So guys, welcome. कैसे हो आप? थैंक यू, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल होने वाला है। जिस तरह एक गाड़ी को अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए एक जरिया लगता है, एक डायरेक्शन लगता है, सेम उसी तरह हमारे जिंदगी में हमें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक जरिया लगता है। और वो जरिया तभी बन सकता है जब हमारे लाइफ में एक वैल्यूज हो, अच्छी प्रायोरिटीज हो। तो आज का पूरा पॉडकास्ट वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज के ऊपर होने वाली है, ताकि हम अपने वैल्यूज को, अपने प्रायोरिटीज को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम कर पाए और अपने बिहेवियर को अपने गोल्स के साथ अलाइन कर पाए। प्रायोरिटीज हमारे लाइफ में किस तरह इम्पैक्ट डाल सकता है और ये हमारे बिहेवियर को किस तरह अलाइन करता है। पहले ये देखना होगा कि प्रायोरिटीज कैसे मतलब जो बनती हैं। प्रायोरिटीज कहो ब्रदर, सही नाम इसका है हमारी वैल्यूज। पहले ये देखना होगा ये कैसे बनती हैं। जैसे हमारी लाइफ के मेन एरियाज को उठाना होगा। फॉर एग्जांपल किसी के लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशन, सर्विस, वेल्थ, जो भी एरियाज है। उसके बाद उसमें देखना होगा कि उससे जुड़े हुए हमारे जो बिलीफ क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं पैसे की, तो एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट लोगों का आता है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तो ये एक बिलीफ है, या संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक बिलीफ है। ये और बिलीफ वो चीज है जो हर आदमी का अपना मतलब जो पर्सनल होता है। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब्जेक्टिव ट्रुथ है। हर आदमी का ट्रुथ अलग होगा, हर आदमी का बिलीफ्स अलग होगा। तो जब ये बिलीफ बनता है, फॉर एग्जांपल किसी का बिलीफ आया कि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है या फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है उसकी लाइफ का एक टॉप जो प्रायोरिटीज हो उसमें एक प्रायोरिटी उसकी ये आ जाए कि फैमिली या रिलेशनशिप या लव। तो ऐसे जब बिलीफ मतलब अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज को देखना होगा, उससे जुड़े हुए हमारे बिलीव्स क्या है, जो सच तो है लेकिन हमारे लिए सच है। किसी दूसरे के लिए हो सकता है वो सच ना भी हो। अब उससे निकलती है वैल्यूज, और वैल्यूज हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस को करती है प्लान। जैसे अगर किसी आदमी के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अच्छे से अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो मैं कल को कामयाब हो सकता हूं, ये उसका बिलीफ है। अगर बिलीफ ये है तो शिक्षा या एजुकेशन उसकी वैल्यूज में आएगा। और अगर किसी की टॉप वैल्यूज में शिक्षा है या एजुकेशन है, तो उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होगा। और हो सकता है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ काम करे। तो ऐसे बिलीफ, वैल्यूज और एक्शंस आते हैं। तो सर वैल्यूज चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल, वक्त के साथ साथ या सिचुएशंस के साथ साथ आपकी वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, जिस टाइम वो कर रहा है पढ़ाई या जिस टाइम उसकी है टीनेज, हो सकता है उस समय उसकी वैल्यूज में जो टॉप पर आ रहा हो वो एजुकेशन हो। पढ़ने के बाद जब वो जॉब में आया तो अब एजुकेशन का काम तो खत्म हो गया। हो सकता है अब उसकी वैल्यू सिस्टम में जो टॉप पे आए वो उसकी फ्रीडम हो या उसका प्रोफेशन
हो सकता है कल को जब उसकी शादी हो जाए, फिर उसके जो बच्चे बच्चे हो जाएं, तो हो सकता है उस समय उसकी वैल्यूज में जो टॉप पे आ जाए वो उसकी फैमिली हो। तो समय के साथ साथ वैल्यूज चेंज होती हैं, समय के साथ साथ आपकी स्थितियां परिस्थितियों के हिसाब से वैल्यू सिस्टम चेंज होता है। तो सर ये वैल्यूज, जैसे आपने कहा वैल्यूज के बारे में बताया हमें, बट एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपने लाइफ के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज किस तरह चूज कर सकता है? कि चूज कर सकना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, वैल्यू सिस्टम जैसा मैंने अभी कहा, वैल्यू सिस्टम चेंज होता है। जैसे एक आदमी है, अभी तक अगर उसका वैल्यू सिस्टम था फैमिली या रिलेशंस, और अब उसके बच्चे को कि अब वो 10th या 12th में है, अब उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना है कहीं पर जी बाहर, तो हो सकता है अब तक उसका वैल्यू सिस्टम में रहा हो कि फैमिली इज ऑन द टॉप, लेकिन अब उसको, और उस चक्कर में उसने अपने प्रोफेशन को सेक्रीफाइस किया हो कि उससे कहीं प्रमोशन या इंक्रीमेंट उसको मतलब मिल रहा हो, या जॉब स्विच करके उसकी सैलरी में इजाफा हो सकता हो, लेकिन उसने उस सब का त्याग किया हो कि उसको रीलोकेट होना होगा। तो अगर रीलोकेट होते हैं तो फैमिली से हो सकता है, अगर उसका कहीं और पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाए तो हो सकता है वो फैमिली को वो टाइम ना एंजॉय कर पाए फैमिली के साथ जो उसकी वैल्यू सिस्टम में टॉप पे आता था। लेकिन वहीं अब अगर उसके बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए उसको पैसा चाहिए, तो हो सकता है आज वो अपने वैल्यू सिस्टम में इंटेंशनल चेंज करके फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी करके अपनी वेल्थ क्रिएशन को, हो सकता है वो ले आए ऊपर, क्योंकि आज उसकी नीड है कि बच्चे की एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा वो उसको चाहिए। या अगर कोई फैमिली में कोई ऐसा हेल्थ इशू आ गया है जिसके लिए उसको ज्यादा पैसे की अब किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है उस चक्कर में अब वो अपनी जॉब चेंज करके किसी दूसरी जगह रीलोकेट होके ज्यादा पैसा कमाना ट्राई करे। तो सर मान लो मेरी लाइफ के अराउंड में 5 वैल्यूज है: एजुकेशन, रिलेशनशिप, करियर, करियर मेरा जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 रैंडम चीजें मेरे फ्रेंड्स हो गए, और बाकी मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है। तो मान लो मैं अपना सबसे ज्यादा वैल्यूज अपने करियर पे दे रहा हूँ, और जिसके वजह से मेरा कॉम्प्रोमाइज मुझे देखना पड़ रहा है रिलेशनशिप के ऊपर में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये कॉम्प्रोमाइज मेरे पूरे लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट डाल सकता है? बिल्कुल डालेगा इम्पैक्ट, लेकिन वहीं हमें ये देखना होगा जो टॉप 5 प्रायोरिटीज हैं या जो टॉप 5 हमारी मतलब जो वैल्यूज हैं उसमें कौन सी कहाँ आ रही है। अगर अगर मेरा प्रोफेशन टॉप पे है तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोफेशन के लिए मेरी ट्रैवलिंग या फ्रेंड्स या फैमिली के साथ उस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, क्योंकि वो टॉप पे है। जो टॉप पे है उस पे हमारा फोकस हमेशा ही ज्यादा होगा, जो सेकंड या थर्ड पे है उस पर मतलब जो कम होगा। इसमें जो बड़ी बात देखने वाली है वो ये है कि जो भी टॉप प्रायोरिटीज आपकी होंगी, फॉर एग्जांपल जो टॉप 5 प्रायोरिटीज आपकी हैं, वो आपस में कंफ्लिक्ट उनमें नहीं होगा, वो हमेशा इन सिंक होंगी। अगर आपका प्रोफेशन ये पॉडकास्ट वाला या यूट्यूबर होने का अगर ये टॉप पे है, तो ट्रैवलिंग भी उसके साथ आएगी, क्योंकि हो सकता है आपको लोगों के इंटरव्यूज के लिए या उनके पॉडकास्ट के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़े, बिल्कुल, जैसे अभी किया मैंने। जैसे अभी किया आपने। और वहीं जो इससे पैसा आएगा, यानी जो आपने प्रोफेशन को टॉप पे रखा है, वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सुख सुविधा में काम आएगा। वहीं वो आपके फ्रेंड्स के साथ आपके पर्सनल जो आपका ट्रैवल है या फैमिली के साथ जो वैकेशंस हैं उसको एक्सपीरियंस करने में इन सिंक होगा। वो ये नहीं हो सकता कि टॉप 5 आपकी वैल्यूज भी हो और उनमें आपस में कंफ्लिक्ट भी हो। जी। तो सर हमारी वैल्यूज हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, इंटेलेक्चुअल लाइफ एंड सोशल लाइफ, इन सारे चीजों में किस तरह इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जरा डिटेल में बता सकते हो? देखिए, अगर वो टॉप 5 मेरी जो वैल्यूज में आता है और मैं उन टॉप 5 वैल्यूज की कदर ना करते हुए किसी और वैल्यू पे ध्यान दे रहा हूं,
तो वो कहीं ना कहीं मेरे को मेंटल, फिजिकल, इमोशनल प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ मेरी वैल्यूज है हेल्थ, और वहीं मैं रोज की 20 या 40 पी रहा हूँ सिगरेट, और मैं चेन स्मोकर हूं, तो मेरी जो टॉप वैल्यू है वो है हेल्थ। अब मैं उस हेल्थ को छोड़ करके अब ध्यान दे रहा हूं चेन स्मोकिंग पे। तो अगर चेन स्मोकिंग है, तो जब जब मैं चेन स्मोकिंग में रहूंगा और मेरी वैल्यूज वो है, तो कहीं कंफ्लिक्ट आया ना। हाँ। तो जैसे ही कंफ्लिक्ट आएगा, कहीं ना कहीं वो मेरी जो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, इवन मेरे जो संबंध हैं उनको भी खराब करेगा। तो ऐसे अगर वैल्यूज में कंफ्लिक्ट आ रहा है, या तो कंफ्लिक्ट आएगा नहीं, और अगर आया है, मैंने कहीं वैल्यूज के अगेंस्ट जाकर के कोई काम किया है। जैसे अगर किसी की वैल्यूज में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन टॉप है, और वहीं उसको एडवेंचर का करने का शौक है, तो वो कंफ्लिक्ट आएगा। और जब जब कंफ्लिक्ट आएगा, तब तक वो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको करेगा इम्पैक्ट। और जब मेंटल हेल्थ छेड़ी जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे आएगा। और अगर आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ अलाइन नहीं है, तो आपकी सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो डिस्टर्ब होनी ही होनी है। ट्रू ट्रू। सेवन में यहाँ पे अपना खुद का लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा कि अपने लाइफ में वैल्यूज लाने से मेरा लाइफ किस तरह बिहेवियर को अलाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया करता था, तो जब से मैंने जिम स्टार्ट किया, अपना डाइट इंप्रूव किया, मैंने जर्नल बनाया अपना कि मुझे दिन पे ये खाना है और ये इस टाइम पे मुझे वर्कआउट करनी है। तो जब मैंने उसको अपना वैल्यूज बनाया अपना लाइफ में, तो पता नहीं अचानक से मेरा बिहेवियर पे चेंजेस आने स्टार्ट हो गया, और मुझे सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ा कि मुझे जंक फूड खाना है या मुझे फिर अनहेल्दी रहना है। मेरा लाइफस्टाइल चेंज होने लग गई मेरे वैल्यूज की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लो कोई एक इंसान है जिसका लाइफ बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, वो ड्रग्स के अंदर हो चुका है, फाइनेंशियली ब्रेक हो गया है, तो अगर वो अपने लाइफ के वैल्यूज को सेट कर लेता है, तो क्या उसके लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सकता है? निश्चित रूप से आएगा। अगर जैसे आपने एक किसी एडिक्टेड आदमी की बात करी है, या ऐसे आदमी की बात करी है जिसे किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, अगर समहाउ उसकी वैल्यू सिस्टम में हेल्थ टॉप पे आ जाए आज, तो आपको उसे किसी रिहेबिलिटेशन में लेके जाने की या किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की जरूरत आपको मतलब जी पड़ेगी नहीं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटीज पे आएगा, वो उस हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग आपको किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवानी पड़े, लेकिन जैसे ही हेल्थ की प्रायोरिटी चेंज होगी, शिफ्ट होगी, और वो मतलब जो टॉप पे आएगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सब अपने आप अलाइन होके उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ हेल्थ टॉप पे चल रही हो और दूसरी तरफ ऐसा हो। जैसे मेरे सामने एक केस आया था, एक आदमी को 38 साल से स्मोकिंग थी, और धीरे धीरे वो इतना एडिक्टेड हो गया कि वो चेन स्मोकर हो गया, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी। एक दिन उसकी छोटी सी मतलब जो बिटिया स्कूल से आती है, और उसकी किसी फ्रेंड के फादर को सिगरेट पीने की वजह से कैंसर हो गया और डेथ हो गई। तो उस बच्ची पे इमोशनल इतना इम्पैक्ट आया कि वो घर रोती हुई आई, और पापा पी रहे थे उसके सिगरेट, और उसने कहा कि पापा आप सिगरेट छोड़ दो। उसने कहा क्यों बेटा, मैं तो कई साल हो गए, मैं तो इसको रोज पीता हूँ, तो आज कैसे छोड़ दूं। कहने लगे पापा मैं ये चाहती हूं कि मेरी शादी पे आप मेरे साथ हो। और ये कहते कहते उस बच्चे की आंख में आंसू आ गए। उसका इम्पैक्ट उस फादर पे इमोशनली इतना ज्यादा हिट करा, मतलब एक तो इंटेंशन, और दूसरा वो इंटेंशन इस हद तक इंटेंसिफाई हो गई। जब वो इंटेंसिफाई हुई, तो इंटेंसिफाई होते ही सबकॉन्शियस पे एक जो पहले बिलीफ था वो री इम्प्रिंट होता है कि नहीं यार, मुझे इसकी शादी पर खड़ा होना है, जिसको मैंने खुद किया है पैदा,
और उसकी शादी पर ही मैं ना हूं तो उसकी शादी कैसे होगी, और अगर हुई तो मेरे बगैर कैसे होगी। तो उसका इम्पैक्ट इस हद तक आया कि उस आदमी ने इमीडिएटली जो वो सिगरेट थी हाथ में उसको फेंका, और उसके बाद आज तक उसने कोई सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो ऐसा होता है। तो मतलब आपका ये कहना है डायरेक्टली कि किसी भी बिलीफ को, किसी भी वैल्यूज को फॉर्म होने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है। इसको रादर हम कहेंगे ऐसे ही, अगर आपका वाई स्ट्रांग है नहीं, पहले आपको खड़ा करना पड़ेगा वाई, और वाई को करना पड़ेगा बड़ा। कैसे करेंगे? बताता हूं। और उसके साथ साथ एक इमोशनल वाई को लगाना होगा। जैसे मैंने अभी ये सिगरेट वाला एग्जांपल दिया, उसमें पहला वाई तो ये आया कि अगर मैं मर गया तो ये जो मेरी बिटिया है इसकी शादी कैसे होगी। ये जो वाई था ये था मेटीरियलिस्टिक वाई। अब इमोशनल वाई क्या था कि यार मेरी बिटिया की शादी पे मैं ही खड़ा हुआ नहीं। ये इमोशनल वाई है। एट टाइम्स आप देखेंगे कि मटीरियलिस्टिक वाई से ज्यादा काम जो इमोशनल वाई है उसका होता है। तो अगर इमोशनल वाई को आपने इंटेंसिफाई कर लिया, हो गया काम आपका। तो मतलब सर, बट जैसे आपने बताया कि वाई का होना बहुत जरूरी है, उसका इंटेंसिफाई भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, अगर वाई आपका उतना सॉलिड है नहीं, उतना मेटीरियलिस्टिकली आपने उसको जितना मतलब जी बड़ा करके देखना था, अगर उतना बड़ा करके आपने उसको देखा ही नहीं है, तो आपके एक्शंस उस हिसाब से होंगे ही नहीं, क्योंकि आपका जो वाई है छोटा है। अब छोटे वाई का क्या अर्थ है कि यार अगर हेल्थ ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं भी हो तब भी चलो काम तो हो ही रहा है। अगर ये हो जाए कि नहीं मुझे हेल्दी होना ही है, और हेल्दी होना ही है उसके पीछे ही हो कि क्यों होना है। लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे हेल्दी होना है, लेकिन उनके पास क्यों नहीं है। हाँ। अगर क्यों है ही नहीं तो आप कितना भी कहते रहो कि मेरे को यंग होना है, मेरे को फिट होना है, या मेरे को जो स्लिम होना है, लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं सामने वाले से कि आपको वो स्लिम क्यों होना है, अब क्यों तो उसमें है ही नहीं। और जब क्यों नहीं है तो जब तक आपके माइंड में ये क्यों इम्प्रिंट होगा नहीं कि इस कारण से मुझे, ये जो सिगरेट वाला केस था इसमें भी जब वाई आया कि सिगरेट क्यों छोड़नी है, जब आपने अपनी जो बिटिया थी उससे पूछा कि सिगरेट क्यों छोड़नी है, तब बात आई ना, तब आया उसका वाई, और वाई इंटेंसिफाई हुआ। तो ऐसे ही ये मेटीरियलिस्टिक है वाई। मेटीरियलिस्टिक वाई के साथ साथ अगर इमोशनल वाई भी खड़ा हो जाए और उस समय आप उस इमोशन को इंटेंसिफाई करके एक्सपीरियंस कर पाए, हो गया काम। सर क्या हो अगर ये वाई खत्म हो जाए तो? और जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने केस दिया, एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका डैड सिगरेट पीते थे, राइट? तो मान लो उनके डैड ने उसके शादी तक सिगरेट नहीं पिया, ठीक है, वहां तक उनका वाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, यहाँ तक मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अब इसके बाद फिर शादी हो जाता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो फिर से स्टार्ट कर? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? परमानेंट सॉल्यूशन जिस समय वो वाई आपका पूरा हो जाए, उससे पहले एक वाई आपको खड़ा करना होगा। और कैसे करेंगे वो? अब ये तो उस समय की सिचुएशंस जो होंगी उसकी, या उस समय की उसकी मेंटल स्थिति क्या है, या उसकी इमोशनल स्थिति क्या है, या उसके जो सर्कमस्टांसेस जो हैं, ये सब करेगा जो डिपेंड उस पर कि सर्कमस्टांसेस क्या है, उसकी फिजिकल मेंटल इमोशनल स्टेट क्या है, उससे आएगा फर्क। लेकिन हाँ, जैसे एक केस आया था, वो उस आदमी की अचानक से एडवेंचरस हैबिट हो गई, जबकि उसके वैल्यू सिस्टम में एडवेंचर नाम की चीज अभी तक थी ही नहीं। बट एक हादसे में उसकी वाइफ और जो बेटा था वो एक्सपायर हो गया। उसकी वैल्यू सिस्टम में फैमिली वाज ऑन द टॉप,
तो उस चक्कर में ना वो ट्रैवलिंग करता था, वो मैक्सिमम टाइम ऑफिस गए, काम पे गए, वापस आए, घर आए और बच्चों के साथ में टाइम एंजॉय किया। लेकिन जब एक सड़क हादसे में उसकी वाइफ और बेटा एक्सपायर हो जाते हैं, तो अब जो पहले वाला था वाई, फैमिली, अब वो तो खत्म हो गया। तो अचानक से उसकी हैबिट में वो ट्रैवलिंग और एडवेंचरस एक्टिविटी आ गई। तो ऐसे जैसे ही वो वाई खत्म हुआ तो दूसरा कुछ ना कुछ सामने आएगा। ऐसे होता है काम। तो सर क्या हम इस वैल्यूज का यूज करके अपने लाइफ के ट्रॉमा को ठीक कर सकते हैं? आप मुझे कोई रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए पहले तो। ओके, मान लीजिए मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, हाँ। बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप है मेरा। मैं मान के चल गया कि हम दोनों का शादी होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हूँ। बट होता क्या है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब मेरे दिमाग में ये बिलीव बैठ गया कि लव से पेन मिलता है, और इस चीज़ के वजह से मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, और ना ही रिलेशनशिप में जा पाता हूँ। तो क्या अगर मैं अपनी लाइफ की वैल्यूज चेंज कर लूँ, तो क्या उस वैल्यूज का इम्पैक्ट मुझे दिखने के लिए मिलेगा अपने इस रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट में? देखिए, वैल्यूज चेंज कर लूं का तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि वैल्यू चेंज मैं कैसे कर लूं, लेकिन फॉर एग्जांपल इसी केस में जैसे अभी आपने कहा, तो जो वो लड़का है ब्रेकअप के बाद में अब वो किसी सेकंड रिलेशनशिप में आना चाहता ही नहीं। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर उसकी मदर उस टाइम डेथ बेड पे है और उसका ये ड्रीम है कि मेरा जो बेटा है उसकी शादी हो जाए, और अगर उस लड़के की वैल्यू सिस्टम में फैमिली की कोई जगह है, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को समहाउ कन्विंस करके रिलेशनशिप में आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि यहां रिलेशनशिप में आने का जो क्यों है या जो वाई है, वो सिर्फ इतना है कि मदर का कह लो कि ये उसकी अंतिम इच्छा है। अब इस केस में अगर मदर एक्सपायरी हो गई, तो माना शादी उसने कर भी ली और उसके बाद वो मदर एक्सपायर हो गई, जैसे हमने पे बात करी पहले कि जैसे ही वाई खत्म होगा तो वैल्यू सिस्टम फिर से चेंज हो सकता है, वो चीजें फिर से रीलैप्स हो सकती हैं, क्योंकि जो वाई करना जो वाई था, जो शादी करने के लिए खड़ा हुआ था वाई, अब वो जो वाई खत्म हो गया उसका, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप अब उसका फर्दर कंटिन्यू हो या ना हो। अगर इस बीच में उन दोनों के बीच में लव एस्टेब्लिश हो गया है, तब हो सकता है कि ये कंटिन्यू कर जाए, या कोई सोशल बाउंडेशन की वजह से कंटिन्यू कर जाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई कारण नहीं है, तो बहुत संभव है कि वाई के खत्म होते ही वो रिलेशनशिप फिर से ब्रेक हो जाए। तो बहुत लोगों को लगता है कि उसका वैल्यूज सही है या गलत है। हाँ। उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू उसको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है या गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है, तो वो किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीजों को? एक फैक्ट ये है कि आम तौर पे आम आदमी या हम लोग भी अपने वैल्यूज पे काम करते हैं ही नहीं। जैसा मैंने इनिशियली आपको बताया कि वैल्यूज आती कहां से हैं। आपको फॉर एग्जांपल एक एरिया उठाते हैं हेल्थ का, या एक काम कर लेते हैं, जीवन के 5 अहम मुद्दे हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लव, फ्रेंड्स, सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवलिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम कुछ अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं, पहले उनको, मतलब वैल्यूज को निकालने का जो तरीका है वो ये है, मतलब और भी होंगे, लेकिन जो मैं देख पाता हूं वो ये है कि अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज को उठाया जाए, उन एरियाज से जुड़े हुए मेरे बिलीफ क्या हैं, वो सच है कि नहीं, इस बात से फर्क कुछ नहीं आता। मेरे बिलीफ क्या कहते हैं, उससे जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए मेरे बिलीफ क्या है,
इसको कई बार हम कह देते हैं GRO, जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियंस, क्योंकि ये फैक्ट है नहीं। फैक्ट वो होता है जो हर आदमी की लाइफ का एक ही हो, लेकिन जो हर आदमी की लाइफ का अलग हो रहा है तो फिर वो फैक्ट तो वो है ही नहीं, वो GRO में आ जाएगा, जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन, यानी हर आदमी का सब्जेक्टिव ओपिनियन। तो उस पर्टिकुलर एरिया से जुड़े हुए मेरे बिलीफ क्या हैं, तो अपनी लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको उठाया जाए, उससे जुड़े हुए मेरे बिलीफ क्या हैं उनको लिखा जाए, और उससे फिर वैल्यू डिराइव होगी। जैसा मैंने इनिशियल एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल किसी के लिए किसी का एजुकेशन से जुड़ा हुआ बिलीफ ये है कि अगर पढ़ लूंगा तो कल को अच्छी नौकरी मेरे को मिल जाएगी और मैं ढंग से सेटल हो जाऊंगा या कामयाब हो जाऊंगा। ये मेरा बिलीफ है, फॉर एग्जांपल, चाहे वो मतलब मेरा है या किसी और का, मान लेते हैं ये किसी आदमी का मतलब बिलीफ है। तो अब उसका जो वैल्यू सिस्टम आया वो क्या आया, वो आया एजुकेशन। यानी जो बिलीफ है वो तो एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट से वैल्यू सिस्टम आएगा कोई एक शब्द, एजुकेशन। अब एजुकेशन जब आया तो यानी कि एक्ट में क्या आएगा, या जो उसका जो बिहेवियर है उसमें क्या आएगा कि उसका फोकस चला जाएगा जी पढ़ाई पे। और हो सकता है बड़े होकर के भी अगर यही वैल्यू सिस्टम उसका रहा तो वैल्यू सिस्टम एजुकेशन होने की वजह से वो समाज में शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम मतलब कर रहा होगा। तो जब ये वैल्यू सिस्टम आपका आ गया कि एजुकेशन मेरी वैल्यू सिस्टम में है, तो ऐसे ही अपनी लाइफ के जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को उठाया जाए, उससे जुड़े हुए मेरे बिलीफ क्या हैं उनको कागज पर लिखा जाए, और उस बिलीफ स्टेटमेंट से आपकी जो वैल्यूज हैं उनको किया जाएगा डिराइव। और वो जो आए फिर आपको आत्मचिंतन करके या मनन करके या अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके ये देखना होगा, अब ये जो मेरी वैल्यूज आई हैं इनमें से ऊपर की 5 वैल्यूज क्या है, मतलब मुझे मेरी टॉप 5 प्रायोरिटीज या टॉप 5 जो वैल्यूज हैं उनको निकालना होगा। अब ये सही है कि नहीं, पहला तो ये आत्मचिंतन से ही आएगा, या एक तरीका हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं, जो भी टॉप 5 आपकी वैल्यूज आई वो आपने अपने किसी जानकार को दी, आपकी आंखें बंद हैं और उसने किसी भी ऑर्डर में उसको बोलना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी एज में बात करूं तो अगर मैं आपसे कहूं इस एज में कि एजुकेशन, और फिर कहूं फैमिली, फिर कहूं जी प्रोफेशन, फिर कहूं फ्रेंड्स, तो क्वाइट पॉसिबल कि ये जो ऑर्डर मैंने आपको दिया है ये आपको अपील होगा ही नहीं, क्योंकि जितना मैंने आपसे बात करी तो इनिशियल आपने एक मुझे स्टेटमेंट वो दिया था अपने प्रोफेशन के बारे में कि पॉडकास्ट मेरा प्रोफेशन है। तो आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस समय आपकी प्रायोरिटीज, या अगर मैं टॉप 5 जो वैल्यूज हैं उसकी बात करूं तो कहीं प्रोफेशन टॉप पे होगा, और जो फैमिली है वो कहीं दूसरे या तीसरे पे आ रहा होगा। तो जब इस ऑर्डर को किसी भी रैंडम ऑर्डर में सामने वाला कहता है और आप आंखें बंद करके उसको फील कर रहे हैं, तो जो टॉप 5 का सीरियल ऑर्डर होगा जैसे ही वो आपके सामने आएगा, जब आंखें आपकी बंद हैं और आप उस ऑर्डर को फील कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो अपील आपको जो कर जाएगा। तो जैसे मैंने अभी कहा, अगर मैं आपसे कहूं फैमिली, फिर कहूं फ्रेंड्स, फिर कहूं हेल्थ, फिर कहूं जो प्रोफेशन है ना, और फिर कहूं ट्रैवलिंग, तो हो सकता है ये आपको अपील ना करे। फिर मैं दूसरी बार में कहूं कि फ्रेंड्स और फिर ट्रैवलिंग, सोसाइटी, प्रोफेशन, फैमिली, तो शायद ये भी आपको अपील ना हो। फिर जब मैं तीसरी बार में कहूं प्रोफेशन, ट्रैवलिंग, हेल्थ, फैमिली, कंट्रीब्यूशन, हो सकता है ये कर जाए आपको अपील। तो अगर ये अपील कर गया है
तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने आत्मचिंतन करके अपनी वैल्यूज पे अपने इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज पे ठीक से काम किया है, उससे जुड़े हुए जो आपके जो बिलीफ्स हैं उस पे ठीक से काम किया है, उससे आपने वैल्यू को ठीक से डिराइव किया है और टॉप 5 को बड़े ध्यान से पूरे माइंडफुलनेस के साथ में टॉप 5 को लेके आए हैं और उसके बाद किसी की हेल्प से अपना फिर से आत्मचिंतन करके उसका जो सीरियल ऑर्डर को डिफाइन किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जाता है कि वो ठीक होगा। उसको देखने का एक तरीका और है। पहला ये कि आप देखें कि क्या उन टॉप 5 में आपको आनंद आता है? जैसे आपने शुरू में बात करी जी प्रोफेशन की, प्रोफेशन में आपने बड़ा जोर दे के कहा कि पॉडकास्ट और फिर आपने कहा ट्रैवलिंग, तो आपको आत्मचिंतन करके ये देखना होगा कि जब आप किसी का पॉडकास्ट कर रहे हैं या ले रहे हैं किसी का इंटरव्यू जैसे अब, तो क्या इस सिचुएशन में आपको आनंद आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है और इस समय आप कंफर्ट जोन में हैं, दुनिया बड़ा आजकल कॉमनली यूज करती है कि कंफर्ट जोन में मत रहो, कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ। मैं कह रहा हूं नहीं, आपको कंफर्ट जोन में ही होना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उस समय आप कंफर्ट जोन में हैं कि नहीं है आप। मतलब यहाँ हो सकता है कि आपके ऑडियंस को जो बात मैं कह रहा हूं वो समझ में ना आए या एक बार उनका कोई वो रिएक्शन भी आए। आपको देखना होगा कि इस समय आप कंफर्ट जोन में हैं या फिर नहीं है। अगर आप पॉडकास्ट करते हुए या दुनिया का किसी का इंटरव्यू जब आप ले ले रहे हैं, अगर उस समय आप पूरे तरीके से जी कंफर्ट में हैं, रादर कंफर्ट जोन में हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, इस काम को आप एन्जॉय करते हैं और जिस काम को आप एन्जॉय करते हैं, वो काम होता है एफर्टलेस। आपकी कामयाबी केवल इस बात पर तय होती है कि आप कितना एफर्टलेस है उस टाइम। जैसे मैं जो इस टाइम आपसे बात कर रहा हूं, उसमें मेरा कोई एफर्ट है ही नहीं। आप मुझसे इस 1 घंटे की जगह अगले 4 घंटे और इस मतलब जो विषय पे या किसी और मेरा जो फेवरेट टॉपिक है उस पर आप बात करना चाहें या और भी कोई आ जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे 5-5 6-6 घंटे ऐसे ही बातचीत या काउंसलिंग या कोचिंग में जब ये बीतते हैं, तो वो मेरे लिए एफर्टलेस है। उस समय मैं पूरे तरीके से कंफर्ट जोन में होता हूँ और जब आप कंफर्ट जोन में होंगे तो ना आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल थकावट नहीं हो सकती। इसे मैं कहता हूं कंफर्ट जोन। तब मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको, मैं कहता हूं नहीं, आपको ये देखना है कि क्या काम करते हुए आप कंफर्ट जोन में हैं। बस वहां देखने की बात यह है कि वो जो काम है या वो जो एक्टिविटी है उसमें प्रोडक्टिविटी हो, उसमें आप खुद को और सामने वाले को एम्पावर कर रहे हो। ये हो सकता है कि आपको जो ड्रिंक करने में आप कंफर्ट जोन में आते हो, वो नहीं। कोई भी प्रोडक्टिव एक्सरसाइज, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्टिव काम जिसमें आप खुद को और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एम्पावर कर पाए, उसको मैं कंफर्ट जोन कहता हूं। और जितना आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपका क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, जो आपकी टॉप 5 आपकी जो वैल्यूज हैं, अगर उनको आप एंजॉय कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन टॉप 5 वैल्यूज पर काम करते हुए आप उस चीज को अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, पहला क्राइटेरिया ये है कि दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दूसरा तरीका देखने का ये है कि आपकी वो टॉप
5 वैल्यूज आपस में अलाइंड हो। अगर वो डिसअलाइंड हैं तो इसका मतलब कुछ यहां प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि एक आदमी कहता है कि मेरी टॉप 5 वैल्यूज में जस्टिस आता है, और वहीं उसकी वैल्यूज में भेदभाव भी है कि छोटा बड़ा अमीर गरीब। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में अलाइंड है नहीं। अगर एक तरफ आप बात करते हैं जस्टिस की या न्याय की, और वहीं आपकी टॉप 5 वैल्यूज में एक वैल्यूज ये भेदभाव भी है कि अमीर गरीब छोटा बड़ा, ये एक चीज होती है, तो आप जस्टिस कैसे फिर आप कर पाएंगे? सही बात। तो अगर वैल्यूज में अलाइनमेंट है फिर वो ठीक है, और आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, आप उस एक्टिविटी को उन वैल्यूज को एंजॉय कर पाते हैं, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और जो आपने वैल्यूज को डिराइव किया है वो एकदम ठीक सर एक बात मैंने नोट करके रखा, है। आपने कहा था कि हम इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए से अपने वैल्यूज़ को डिराइव कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पहली बात, ये इंट्रोस्पेक्शन है क्या और हम डिराइव कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर थियोरिटिकली मेरे से आपको जी मिल जाएगा, लेकिन अब प्रैक्टिकली चाहेंगे या आइडियली चाहेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे के पास में नहीं है। मेरा आत्मचिंतन मुझे खुद ही करना होगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट, लाइफ के ऐसे कौन से एरियाज हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़े हुए मेरे बिलीफ क्या हैं। एक बार किसी ने पूछा कि ये बिलीफ्स कैसे आते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि डिराइव कैसे करें। वैल्यूज को डिराइव करना इजी है, उससे पहले देखना पड़ेगा आपको कि आपके बिलीफ्स क्या हैं। जैसे किसी से ऐसे ही जैसे आपसे बात हो रही है, एक आदमी से बात हो रही थी, तो मैंने वो भी कंफ्यूज था कि बिलीफ्स कैसे आएंगे। तो मैंने कहा अगर मैं एक शब्द यूज करूं पैसा, तो क्या क्या वो लाइन है जो माइंड में आ रही है। ओके। तो उसने कहा कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या हार्ड वर्क से ही पैसा आता है, या घर बैठ के पैसा नहीं आता, है ना। ये जितने स्टेटमेंट आप पाएंगे, मतलब बिलीफ को निकालना बहुत मतलब इजी भी है और मुश्किल भी है। अगर आदमी बिलीफ देखना चाहता है तो अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट एरिया उठाए और अकेले में बैठकर जितनी भी लाइंस उस टाइम याद आ रही हो उनको लिखे। वही बिलीफ्स है आपके। अगर वो आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें वो ना होते तो आपके सबकॉन्शियस में वो लाइंस होती ही नहीं। सुनते तो आप हैं जी बहुत कुछ, लेकिन क्या वो सारी बातें रजिस्टर होती हैं? जैसे इस टाइम आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर यही हो रहा होगा जो बातें मेरे मुंह से आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा इस समय एसी की भी आवाज आ रही है। क्या वो आपके माइंड में रजिस्टर हुई? नहीं हुई। तो बिलीफ सिस्टम में हर वो लाइन आएगी जो आप अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट एरिया उठाएं और उससे संबंधित जितनी भी बातें आपके माइंड में आ रही हो, या जितना भी आपसे बचपन में कहा गया हो, या जितना भी किसी से आपने सुना हो और आज वो आपको याद है। यानी सबकॉन्शियस माइंड आपका एक मतलब जी वेयर हाउस है जहां आपके सारे बिलीफ्स और जो वैल्यूज हैं वो रजिस्टर्ड है। आपको पता है या नहीं ये अलग बात, मतलब जी कॉन्शियसली आपको पता है या नहीं अलग बात है, लेकिन सबकॉन्शियस में सारे बिलीफ्स हैं आपके। क्योंकि अगर जो चीज आपके मतलब ये बिलीफ में नहीं होगी वो आपके सबकॉन्शियस में होगी ही नहीं। और वो सबकॉन्शियस में है इसका पता चलता है ऐसे कि अभी जब मैंने आपसे पैसे की बात करी तब आपको जो लाइन कभी आपने जो बचपन में सुनी होंगी
या कहीं किताबों में पढ़ी हुई देखी होंगी या किताबों में से आपने कुछ पढ़ा होगा, सब याद आएंगी। लेकिन अभी तक आपको हेल्थ की बात याद आई नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने हेल्थ लिया शब्द, तो हेल्थ की लाइनें याद आ गई होंगी। बिल्कुल। ये सबकॉन्शियस का खेल है। तो सबकॉन्शियस में जो भी लाइन आए उसको लिखें कागज पे। जो भी मतलब जो भी आए, हो सकता है एक एक इंपॉर्टेंट एरिया पे 20-20 लाइन आ जाए। फिर उन 20 लाइनों के जिस्ट में से आएगा कोई एक शब्द, वो आपका वैल्यू सिस्टम है। अगर आपने अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज को ठीक से चुना है और उससे संबंधित जितनी भी लाइंस आ रही हैं माइंड में उसको लिखा है, जितनी भी मतलब कोई भी, तो उन सबको लिखना होगा पहले। उसके बाद वो 20 लाइन, 30 लाइन, 40 लाइन जो भी आए, उन सब से कोई एक शब्द आएगा निकल के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे से बात करूं और मैं उससे कहूं कि एजुकेशन, और उसके माइंड में कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है वो, तो वो कहेगा जी पढ़ाई से कुछ नहीं होता। जो पढ़ाई करते हैं वो ब्यूरोक्रेट मतलब जी बन के उन लोगों की बन जाते हैं क्लर्क, जो अनपढ़ होकर के हमारे देश की राजनीति में मतलब जी बैठे हुए हैं। तो उसके लिए एजुकेशन प्रायोरिटी होगी ही नहीं कभी। लेकिन अगर उसने ये देखा है कि उसका उसके जो फादर हैं वो आईआईटी के पास आउट हैं और किसी एमएनसी में अच्छी पोस्ट पे है, तो हो सकता है उसके माइंड में आ जाए कि ढंग से पढ़ाई कर लूंगा तो कामयाब होऊंगा। यहां एजुकेशन उसका वैल्यू सिस्टम में आ रहा होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज पे काम करें, उसके बाद में उससे जुड़े हुए, उससे संबंधित जितने भी आपके बिलीफ्स हैं उस पे काम करें, और उसके बाद कोई एक शब्द निकल के आएगा। सर ऐसा क्यों होता है कि दो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी वैल्यूज अलग अलग है, जबकि हो सकता है उनके परवरिश सेम हो, घर द्वार सेम हो, सब कुछ सेम है, बट उनकी वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है, सेम इन्वायरमेंट में रहते हुए भी। मेरे पास एक एडिक्शन का केस आया था पीछे। तो उस एडिक्शन के केस में क्या था, एक लड़का है और वो ड्रिंक खूब करता है। तो जब वो उसको मेरे पास लेके आए, तो जब ऐसी बातचीत हुई तो मैंने उससे पूछा कि ड्रिंक करते क्यों हो? क्या कारण है ड्रिंक का? कह रहा है जी मेरे पापा बहुत शराब पीते हैं, तो मैंने तो बचपन से उनको देखा है, तो बस उनको देख देख के मेरे में आ गया। वहीं बड़ा शॉकिंग एक एक्सपीरियंस हुआ उसी केस में कि उसका एक जुड़वा भाई भी है और वो कंप्लीटली टी टोटलर। बड़ी अजीब कहानी है कि घर तो एक ही है, अच्छा जी बाप तो एक ही है, दोनों भाई जुड़वा है, एक रोज पीता है और एक पीता ही नहीं। मैंने कहा यार ये तो अजीब बात हो रही है। फिर मैंने जब दूसरा वाला जो बेटा है उससे पूछी, मैंने कहा बेटा तुम क्यों क्यों नहीं पीते? कह रहा जी मैंने अपने घर में देखा हुआ है, मेरे पापा बहुत शराब पीते हैं और मैं जी बचपन से ही देखता हुआ आ रहा हूँ कि शराब पीते हैं, फिर घर में घर का माहौल खराब होता है, तो मेरा तो बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि साहब शराब बड़ी खराब चीज है। अब देखिए साहब केस एक ही है, घर एक ही है, फादर एक ही है, दोनों बच्चे जुड़वा हैं, और स्थिति एक ही है कि बाप रोज शराब पी के आता है घर। अब देखिए एक ही मतलब जो परिस्थिति में घर के दो बच्चे जुड़वा, दोनों का परसेप्शन अलग है। एक इसलिए पीता है कि जी मैंने तो घर में बचपन से माहौल ऐसा ही देखा, तो वही चीज जी मेरे में आ गई। दूसरे ने भी उस चीज को देखा है बचपन से, लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो बिल्कुल ही अलग है कि शराब बड़ी खराब चीज है।
शराब आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, आपके जो रिलेशनशिप है या फैमिली है उसको करती है खराब। तो ऐसे फर्क तो आता है। सर अगर सर्कमस्टेंसेस को मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है, तो बिलीव मैनिपुलेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल कोई एक सर्कमस्टेंसेस है, जैसे हम शराब के सर्कमस्टेंस लेते हैं कि एक लड़का लड़की एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में ही शराब पीता है, ठीक है। अब उस सर्कमस्टेंस के अराउंड ही उसका वैल्यूज बनी होगी, ट्रू। अगर हम उस सर्कमस्टेंस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं या फिर मैनिपुलेट कर देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ गिरा देते हैं, तो क्या वो करने से वो मैनिपुलेशन का असर उसके बिहेवियर पे दिखेगा? आएगा, बिल्कुल आएगा फर्क। जैसे एक केस ऐसा आया था कि एक लड़का था, एडिक्शन का केस था। उसका एडिक्शन मतलब उसका एडिक्शन ऐसा था कि वो जब भी अपने करंट फ्रेंड्स सर्किल में होता था तब उसको पीनी है। तो ऐसे में आमतौर पे होता यही है कि जो पेरेंट्स हैं उनका मानना यही होता है कि अगर एनवायरनमेंट इसका चेंज हो जाए तो हो सकता है कि एडिक्शन छूट जाए। तो उन्होंने क्या करा, उसको डाल दिया हॉस्टल में। ओके। तो जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसका वो ट्रिगर था कि जब भी फ्रेंड्स के साथ होऊंगा तब उसको ड्रिंक करनी है। तो पेरेंट्स ने क्या करा कि उसका एनवायरनमेंट कर दिया चेंज। उसको नॉर्मल स्कूलिंग से हटाकर एक बढ़िया हॉस्टल में उसको डाल दिया, जहां सभी जो मतलब जो बच्चे थे स्टूडियस थे। तो जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो वो जो उसका ट्रिगर था वो खत्म हो गया। कि उसका ट्रिगर क्या था कि फ्रेंड्स मतलब ड्रिंक, अब वो फ्रेंड है ही नहीं। अब वहां जो नया सर्किल बना वो सर्किल ही स्टूडियस था, दूसरा हॉस्टल के अंदर था। तो वो ट्रिगर खत्म हो गया। तो जैसे ही आपका जो केस है, आपकी जो बात है उसमें जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आया तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो गया। और पहले जो एजुकेशन उसके वैल्यूज में नहीं थी या टॉप 5 में नहीं थी, अब वो आ गई। क्योंकि उसका माहौल अब ऐसा था कि सारे ही बच्चे ऐसे थे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से एनवायरनमेंट के चेंज होते ही आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसमें आपके जो बिलीफ्स हैं वो चेंज होते हैं। फिर आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो चेंज होता है, और वैल्यू सिस्टम चेंज होते ही आपके एक्शंस जो आपके आपके जो बिहेवियर्स हैं उसमें चेंज आने के चांसेस हैं। सर तो जैसे हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा जस्ट एज अ कंक्लूजन कि हमारे ऑडियंस को वैल्यू को किस नज़रिए से देखना चाहिए? देखिए, मैं मेरा कहना तो इसमें ये है कि अगर आपने अपनी टॉप 5 वैल्यूज को ठीक से डिराइव किया है और उन पर पूरा फोकस है, आपका पूरा उस पर ध्यान दिया है, उनका पूरे तरीके से टेक केयर किया है, तो फिर आपको अपनी लाइफ को टेक केयर करने की जरूरत है नहीं। अगर आपने अपनी टॉप 5 वैल्यूज को टेक केयर कर लिया है तो वो टॉप 5 वैल्यूज आपकी पूरी लाइफ को कर लेंगी जी टेक केयर। तो फाइनली सजेशन मेरा इतना ही है कि चाहे मैं हूं, आप हो या हम आपकी ऑडियंस हो, टॉप 5 वैल्यूज को ठीक से डिराइव करें। ये देखे कि वो उस चीज उन वैल्यूज को एंजॉय कर पाती है कि नहीं, और ये देखे कि वो आपस में अलाइंड है या नहीं, और ये देखे कि क्या वो प्रोडक्टिव है, पॉजिटिव है, एम्पावरिंग है कि नहीं। अगर ऐसा है तो आप पूरी लाइफ में से सारी चीजों को छोड़ दें, केवल जो टॉप 5 है आप उनका ख्याल रखें, और वो टॉप 5 आपकी जो लाइफ है और आप हैं, आपका पूरा ख्याल वो टॉप 5 आपकी जी कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक मुझे यू, टाइम दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स अ आप लॉट। लोग हमारे ऑडियंस को ये पूरा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम सर के साथ और एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे जो कि होने वाला है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। बिल्कुल। सो आई होप आप लोग को ये पूरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।